हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके जो भी चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको करा रहा हूँ। और आप अगर इस वीडियोस को देख रहे हो, जो कि इससे पहले भी मैंने डाला है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि आपको और कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने बुक पढ़ रखा है तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी इस वजह से। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा क्या चीज़ है। देखिए, आज का जो चैप्टर है वो निर्धनता के ऊपर है। निर्धनता यानी पोवर्टी। तो निर्धनता होती क्या है आखिर में। जैसे निर्धनता मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति निर्धन है वो कैसे पता चलेगा, जब उसके पास कोई नेसेसरी यानी ज़रूरत की चीज़ें या ज़रूरत से रिलेटेड जो है सामान खरीदने के काबिल नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये एक ज़रूरत चीज़ें होती है इंसान की। और अगर वो इसको पाने में असक्षम रहता है यानी अनकैपेबल रहता है, तो उसको हम एक तरीके से निर्धन कह सकते हैं व्यक्ति। ठीक है, यानी वो पुअर्टी बोल सकते हैं हम उसे। तो ये जो निर्धनता है ये दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं सापेक्ष निर्धनता और एक को कहते हैं निरपेक्ष निर्धनता। तो आपके एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि सापेक्ष निर्धनता क्या होती है और निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। तो वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। देखो, सबसे पहले सापेक्ष निर्धनता, जिसे हम रिलेटिव पुअर्टी जो के नाम से जानते हैं, इसका क्या मतलब होता है। यानी सापेक्ष निर्धनता का अभिप्राय विभिन्न वर्गों और प्रदेशों तथा दूसरे देशों की तुलना में किए जाने वाली निर्धनता है। यानी जब हम निर्धनता को किसी वर्ग या प्रदेश या किसी दूसरे देश से तुलना करते हैं, तो जैसे अगर हम तुलना करें अमेरिका और इंडिया के बीच या चाइना या अमेरिका के बीच, ये जो तुलना कर रहे हैं हम एक देश से दूसरे देश में, तो इससे जो है इसको हम सापेक्ष निर्धनता के अंदर शामिल करते हैं। और निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट, यानी एक्चुअली में जो है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है। निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय सामान्य जीवन की आवश्यकता जुटाने में असक्षम होना यानी अभाव रहना। यानी वो लोग जो सामान्य जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी जो भी सुविधाएं हैं वो उससे वंचित हैं या वो उनका अभाव रहता है, तो ऐसे लोगों को हम निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है ना। तो समझ लेना, सापेक्ष में हम जो है प्रदेशों देशों से हम कंपेयर करते हैं, जबकि निरपेक्ष में सिंपल सा मतलब है कि वो लोग जो जिनका सामान्य जीवन आवश्यकताएं जुटाने में असक्षम रहते हैं। तो ऐसा नहीं कहते कि इंडिया में ही गरीबी है और आप कहो कि अमेरिका में गरीबी नहीं है। नहीं, बिल्कुल अमेरिका में भी गरीबी है। तो अगर हम किसी के सामान्य जीवन के आधार पे अगर करते हैं कि अमेरिका में लोग किस तरीके से जी रहे हैं, वहाँ पे भी लोग क्या निर्धन है, वहाँ पे भी लोग भीख मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं जैसे यहाँ पे मांगते हैं। ठीक है ना। और तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर इसके बिहाफ पे यानी निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें तो इसमें आ जाते हैं। और सापेक्ष में हम जो है दूसरे देशों की तुलना करते हैं। निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान यानी अधिकतर देशों में प्रति व्यक्ति उपभोग की न्यूनतम कैलोरी की मात्रा यानी न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, की मात्रा या इनके उपभोग के लिए आवश्यक प्रति मास व्यवसाय आधार पर निर्धनता का अनुमान प्रयत्न करना इसमें। यानी हम कहते हैं निर्धनता यानी निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान हम कैलोरी पे निकालते हैं कि न्यूट्रिशन कैसी है, वहाँ के लोगों की जो है कितना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब इसको हम दो भागों में भी बांट सकते हैं, शहर और गरीब के, मतलब विलेज के हिसाब से। ठीक है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, टेंशन मत लो। निर्धनता रेखा क्या होती है ये आपसे पूछ सकता है, ये आपको स्टेटमेंट दे देगा और कह देगा बताओ इसको क्या कहते हैं। तो निर्धनता रेखा वह रेखा है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यवसाय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। यानी वो अपनी न्यूनतम यानी छोटी मोटी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। इस रेखा से नीचे के लोगों को निर्धन माना जाता है। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के लिए न्यूनतम प्रति व्यक्ति कैलोरी क्या होती है। तो 2400 कैलोरी होती है प्रतिदिन। यानी एक दिन में एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अगर वो 2400 कैलोरी नहीं ले पाता है, ग्रामीण वाले यानी जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए ये बात हो रही है कि वो लोग जो गांव में रहते हैं उनको डेली यानी प्रतिदिन उनको जो है 2400 कैलोरी चाहिए।
और अगर उनको 2400 कैलोरी नहीं मिल पा रही है या वो नहीं अर्न कर पा रहे हैं तो समझ लेंगे कि वो निर्धनता रेखा के नीचे है। और जो शहर में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो कैलोरी की मात्रा है वो 2100 कैलोरी है प्रतिदिन, ठीक है ना। और अगर वो इतनी कैलोरी नहीं ले पा रहे हैं तो समझ लेंगे कि वो निर्धनता रेखा के नीचे है। तो आप ये याद रखना कि ग्रामीण में कितने चाहिए होते हैं और शहर में कितने चाहिए होते हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम देख सकते हैं निर्धनता रेखा के नीचे जनसंख्या निर्धारित करने की प्रक्रिया। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर मैं कहूँ 24 कैलोरीज, तो ग्रामीण क्षेत्र में बात करूँ 24 कैलोरी प्राप्त करने के लिए खाद्य वस्तुओं की आवश्यकता। तो इसमें हम ये देखते हैं, खाने की वस्तु से ही रिलेटेड है वैसे, चालू कीमत पर खाद्य वस्तु पर मासिक व्यय, यानी हम जो है इस खाद्य वस्तु पर कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी आय ज़्यादा है और व्यय कम है तो आप जो है निर्धनता रेखा से ऊपर है, और अगर आपकी आय और व्यय बराबर है तो आप निर्धनता रेखा के पर ही हैं, यानी आप मिडिल में आ जाते हो। और अगर आपकी आय कम है और आपकी खर्च ज़्यादा है तो समझ लेना आप जो है गरीबी रेखा से नीचे हो, ठीक है, जिसको हम निर्धनता रेखा भी कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इसमें बताए गए हैं। आगे चल के देखते हैं आगे क्या बात की गई है। आगे कह रहा है कि भारत में निर्धनता रेखा के या निर्धनता के कारण भारत में निर्धनता के कारण क्या है, यानी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो भारत में निर्धनता के कारण जो है बहुत है, ये जो कि ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब ये होता है कि लोगों के कमाने की जो है ये देखा जाए कि लोग कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। तो इसमें आर्थिक कारण में क्या क्या शामिल है। आर्थिक कारण में जो शामिल है वो है लघु उद्योगों का पतन, यानी जो छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको समाप्त कर दिया गया, जिसकी वजह से उसमें जो छोटे मोटे वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो सीधी सी बात है छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनमें छोटे मोटे ही वर्कर काम करते हैं और उनको जो है डेली बेसिस पे हो या वीकली बेसिस पे उनको वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो उद्योग बंद हो गए, और उद्योग बंद होने से आपका जो ये नुकसान हुआ है आर्थिक कारण ही नुकसान हुआ है, ठीक है। यानी कि अब लोग कमा नहीं पाएंगे, और कमा नहीं पाएंगे तो ऑब्वियसली वो निर्धनता के शिकार हो सकते हैं। दूसरा, आय का असमान वितरण। जैसा कि आपको पता है कि हर एक उसमें अलग अलग आय का वितरण है, यानी एक एक जो है डॉक्टर है उसकी इनकम अलग होती है, और एक वो चपरासी या वो जो बर्तन धोने वाला है उसकी आय जो है वो अलग होती है। तो आय का असमान वितरण भी जो है आर्थिक कारण का ये वजह बन सकती है। अत्यधिक जनसंख्या ये भी एक कारण है कि इंडिया में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आर्थिक कारण जो है आपकी निर्धनता बढ़ रही है। वैकल्पिक व्यवसाय का अभाव, यानी आपके पास कोई और व्यवसाय है नहीं, आपको उसी व्यवसाय में काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई और आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं क्योंकि उस समय बहुत ही कम थे। आज के टाइम में तो आप देख रहे होंगे कि इंडस्ट्रीज़ हैं, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, इसलिए उसी बेस पे ये डेटा दिया हुआ है। सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि। आपको पता है कीमत जब बढ़ेगी और इंसान की आय ही नहीं बढ़ेगी तो उस पर तो नुकसान हो ही सकता है, तो फिर वो लोग खरीद नहीं पाएंगे, और ख़रीद नहीं पाएंगे तो उनकी खर्च ज़्यादा हो रही है और इनका कम इनकम है तो वो निर्धनता के शिकार हो सकते हैं। कि उनके खर्चे ज़्यादा है लेकिन उनकी इनकम तो वही की वही है, क्योंकि कीमत बढ़ रहा है तो सामान की कीमत बढ़ रहा है। आज जो चीज़ 50 रुपये की थी क्या पता 60-70 की हो गई, तो उससे नुकसान तो उन लोगों का ही होगा ना जिनकी जो इनकम है वो सामान्य है, ठीक है ना। उसके बाद पूंजीगत वस्तुओं वाले उद्योगों की कमी है, यानी हमारे यहाँ पूंजीगत वस्तुओं की जो है अभाव है। यानी पूंजीगत वस्तुओं में जैसे हम कहते हैं मशीन वगैरह हो गया, टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया, वो यहाँ पे बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ लेबर लोग बहुत ज़्यादा है और पूंजीगत वस्तुएं कम है। सामाजिक तथा धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण ये होता है धर्म भीरू होना या अंधविश्वासी होना, भाग्यवादी यानी अपने आप को भाग्य पे छोड़ देना कि भाई लक होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं। संयुक्त परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF जिसकी हम बात करें, एक ही परिवार में सारे लोग हैं और वो एक ही काम पे निर्भर हैं। जैसे किसान लोग होते हैं जितने भी, एक अगर एक घर में अगर 5 लोग हैं और 5 लोग एक ही खेती कर रहे हैं तो ओबियसली वो इन्हीं में शामिल किए जाते हैं, और जाति भेदभाव भी चलता रहता है उस टाइम। तो खैर ये सारी चीज़ें जिनसे निर्धनता के कारण हो सकते हैं। तो आप इस पॉइंट्स को ज़रूर जो है नोट कर लीजिए, जाकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से
इम्पॉर्टेंट होगा। ये कुछ डेटा बता रखा है, विशेष ये बता रखा है कि गरीबी रेखा के नीचे जाने वाली कौन कौन सी हैं, ग्रामीण, शहरी, ये पूरा डेटा दिया है। इतना कुछ ज़्यादा आपको इस बारे में नहीं है, ये आपको डेटा बता रहा है। तो इसमें भी देख सकते हैं 1973 से लेकर 74 में ग्रामीण में अगर देखा जाए गरीबी रेखा से लोग नीचे 56.4 थे और शहर में 49 थे, और पूरे संपूर्ण भारत में 54.9 थे। और अगर लास्ट डेटा क्योंकि इसमें दिया हुआ है 1999 से लेकर 2000 तक, तो देख सकते हैं कि गरीबी धीरे धीरे कम हुई है। अब 27.09 ही लोग रह गए ग्रामीण में, और शहर में 23.62 रह गए। और अगर पूरे भारत की बात करें तो वहाँ पे 26.10 है। और ये डेटा 2000 तक का है, क्या पता आगे जाके बढ़ा हो घटा हो, वो तो हमें नहीं पता। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। डेटा आपको जो है ऑनलाइन गूगल पे भी मिल सकता है, या आप सर्च मारोगे बहुत लोग आपको बता देंगे कि एक्चुअली में डेटा में क्या था। सॉरी। इसमें कह रहा है भारत के कुछ राज्यों में निर्धनता कुछ इस तरीके से है। इन निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या, बिहार में तो मान लो बिहार और पश्चिम बंगाल इसमें ही मेरे को सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी तो सारे स्टेट फिर भी ठीक ठाक हैं, लेकिन ये जो बिहार और पश्चिमी बंगाल है, यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और फिलहाल ये कुछ नहीं है, ये परसेंटेज बता रखा है, तो उस हिसाब से हम ये देख सकते हैं। ठीक है। और है क्या कुछ? और कुछ नहीं है, ये आप एक बार पढ़ लेना कि ये बता रखा है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या प्रतिशत में बता रखा है। और आप समझ रहे होंगे कि केरल में 1983 में 40 था, और अब जाके 1993 से 94 में देखा जाए तो 25.43 था, और अब 1999 से 2000 में 12.72 हो गया। और रिसेंटली डेटा बात करें 2021, ये तो अभी गिवन नहीं है, आप जो है गूगल पे सर्च मार सकते हैं। जब आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो वहाँ पे आपको ये डेटा मिल जाएगा। ये कुछ डेटा उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, आप चाहो तो इस डेटा से कुछ ना कुछ आप देख सकते हो, इस पर भी हम इतना ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। तो भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति यानी ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो 1960 से लेकर 61 में 17 करोड़ लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। ठीक है, गरीब थे इसमें कह सकते हैं। और अगर इसकी परसेंटेज बात करें तो 34%। और उसके बाद 1964 में 22 करोड़ हुई, फिर उसके बाद बढ़ा घटा और एंड में 1999 से लेकर 2000 तक 26 करोड़ हो गई। तो देखा जाए तो इतना ज़्यादा भी प्रभाव नहीं पड़ा यार, अगर देखा जाए। और ये जो सर्वे किया गया वो 2002 के सर्वे में, और अब रिसेंटली पता करोगे तो शायद में भी कुछ ज़्यादा निकल जाए। ठीक है ना, तो आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। हर एक जो है इसका डेटा एनालाइज कराता है, क्योंकि आप अगर गूगल पे सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा रिसेंटली। ठीक है ना, रिसेंटली अगर आप डालोगे पॉवर्टी इन इंडिया आपको पता चल जाएगा कितना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताने थे मेरे को, और भी है क्या? हाँ जी, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, हाँ मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। कह रहे 1973 से लेके 2000 में कुछ बड़े राज्यों में निर्धनता रेखा के नीचे जनसंख्या प्रतिशत, गुजरात में 48 था, और अब जाके देखा जाए तो 15%। ये कुछ आपको डेटा दिया हुआ है, वो देखो। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है अगर मैं बात करूँ तो सरकार का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, सामाजिक न्याय करना होता है। ठीक है ना, तो आपसे पूछ सकता है सामाजिक न्याय करना जो है होता है। तो कह रहा है निर्धनता में कमी की विधियाँ, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो निर्धनता में कमी की विधियाँ पाई जाती है। इसमें आर्थिक विकास, अगर आप आर्थिक विकास करोगे यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे तो सीधी सी बात है आपकी निर्धनता कम होगी। दूसरा है निर्धनता उन्मूलन के द्वारा काम देना, यानी उनको जो है रोजगार के अवसर, जैसे अभी मैंने मनरेगा के बारे में बात कर रहा था कि इसमें लोगों को 100 दिन के लिए रोज़गार दिया जाता है, क्योंकि रोज़गार देंगे तभी तो पैसा आएगा उनके पास, और पैसा आएगा तो खर्च करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें इसीलिए ये सरकार द्वारा चलाया गया था। लोगों को न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना, नॉर्मल यानी लोगों को सुविधाएं जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है और हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं प्रदान करेंगे। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अगर 1000 रुपये कमा रहा है और अगर वो
वो बीमार पड़ गया और किसी हॉस्पिटल में अगर वो इलाज करा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वहाँ अगर खर्चे 4-5 हज़ार आ गए तो वो शायद उस चीज़ को नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सरकार क्या करती है, कुछ ऐसी यानी सुविधाएं प्रदान करती है ताकि उन लोगों को फ्री इलाज हो सके और अपने पैसों को बचा सके। उसके बाद निर्धनता उन्मूलन का कार्यक्रम, 3-4 नाम या ज़रूर याद रखना कि निर्धनता को दूर करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए थे सरकार के द्वारा। पहला है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये सारे नाम हैं, आप ये नाम याद रखना है, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या उसमें होंगे पॉइंट्स, तो आप अपने हिसाब से जैसा अभी आपने इसमें पढ़ा है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं निशान। ठीक है। कह रहा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसमें क्या लिखा है कि निर्धनता के निवारण से ये एक विधि है। इस विधि में सूत्रपात 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। यानी इसका जो है पंचवर्षीय योजना 5वीं वाली, ठीक है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड 5वीं वाले में बात किया। इस विधि के अंतर्गत सरकार जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, आवास, संचार, विद्युत के रूप में निवेश करेगी फ्यूचर में। इसके लिए सरकार ने नई नई योजनाएं बनाई है और ये इसमें ग्राम सड़क योजना है, ये सारे जो है वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना, इसमें लोगों को जो है रहने के लिए घर दिया जाता है या घर से बनाने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं ताकि आप उस पैसों से आप घर बनाइए, ठीक है, और रहिए। और देखा था एक जगह अपने मोदी जी ने जैसे टॉयलेट के रिगार्डिंग भी दिया है कि आप अपने घर में टॉयलेट बनाइए, उसके लिए हम आपको पैसे देंगे। तो ये सारी चीज़ें स्कीम चलाई गई है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का केंद्र सरकार के द्वारा किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो वृद्धजन हैं यानी उनके देखभाल करने के लिए या जो औरतें जो है विधवा औरतें हैं उनको पेंशन वगैरह दी जानी, यानी वृद्धाश्रम और वृद्धा जैसे चीज़ें जो हैं, यानी जो बुजुर्ग लोग हैं और वो जो विधवा है उन सभी को पेंशन वगैरह दी जाने लगी इसी सहायता के अकॉर्डिंग। बाकी ये भी कुछ हैं पॉइंट्स, इस पर इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब आते हैं इस मुद्दे पे, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का मूल्यांकन। यानी विभिन्न निर्धनता उन्मूलन योजना के बावजूद भूख, कुपोषितता, निरक्षा और आधारभूत सुविधाओं का अभाव भारत के अधिकांश भाग की सामान्य विशेषताएं हैं। निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों में या कार्यक्रमों से संपत्तियों के स्वामित्व व उत्पादन प्रक्रिया में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आए और ना ही ज़रूरतमंदों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार हुए। कह सकते हैं कि इनमें कोई फ़िलहाल जो है अभी भी लोग जो है भूखे हैं, कुपोषित हैं, यानी उनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, यानी इतने ज़्यादा हम सक्सेस नहीं हुए हैं निर्धनता को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए। लेकिन हाँ, कोशिश जारी है, कोशिश पे तो दुनिया कायम है, सरकार इसी चीज़ पे चल रही है, कोशिश करेंगे फ्यूचर में हम करने की। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक लागू करने में बाधाएं, यानी निर्धनता की मात्रा को देखते हुए कार्यक्रम या अलोकेटेड और संसाधनों की मात्रा को कम होना, यानी जितना हमें इस्तेमाल करना, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, तो इस हिसाब से भी जो है बाधाएं आ रही है, क्योंकि कार्यक्रम कैसे चलाएं जब हमारे पास रिसोर्सेज ही इतने मात्रा में नहीं है। और दूसरा ये कह रहा है कि इन कार्यक्रम को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारी तथा बैंक के कर्मचारियों को भ्रष्ट तथा प्रशिक्षित होना, जिसके फलस्वरूप संसाधनों का कुशलता से प्रयोग हुआ और व्यर्थ गया। सीधी सी बात है, आप जानते ही हो कि अगर करप्शन है, भ्रष्ट लोग हैं, तो इसमें कभी भी हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट थे जो निर्धनता के ऊपर थे और सॉरी, मैंने कोशिश की है आपको ये सारी चीज़ें इजी समझाने की। और आप एक बार अपनी बुक से पढ़ के और यहाँ पे भी पढ़ोगे तो आपका ये रिवीजन सीरीज़ है, इसलिए मैं रिवीजन आपको करा रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में जाओ। ये 19-20 मिनट की वीडियो में आपको अगर पूरा चैप्टर आ गया है तो आप इससे ज़्यादा क्या ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यही है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। बाकी आप जैसे अगली वीडियो आएगी मैं उसमें इस चीज़ को बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अच्छा लगे तो आप शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, बाकी एंजॉय करिए, ठीक है। थैंक यू।